कृष्णा का केक। कुछ लोग किसी मनपसंद चीज को पाते हुए भी उसे खो देते हैं क्योंकि उसे पाने की कोशिश में धीरज नहीं रख पाते। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। 10 साल की नटखट और उतावली कृष्णा और उसके मनपसंद चॉकलेट केक की। क्या आपको ये केक चाहिए? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं? जी हाँ, आप। तो ले लीजिए। माँ, मुझे केक मिलने ही वाला था। मुझे चॉकलेट केक चाहिए। अच्छा ठीक है। कल जब तुम स्कूल से आओगी ना तो मैं तुम्हें चॉकलेट केक बनाना सिखा दूंगी। लेकिन पहले अपना होमवर्क करो। कृष्णा उठ जाओ। कहाँ गया मेरा केक? कहाँ गया मेरा इकलौता चॉकलेट केक? सपने देखना बंद करो। उठो, कल स्कूल जाना है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। चलो ना केक बनाएं। हाँ, केक बनाने की पहली शर्त स्कूल जाना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले स्कूल की शर्त पूरी की जाएगी। स्कूल में जाने के बाद भी कृष्णा चॉकलेट केक के ख्यालों में ही डूबी थी। इतनी कि उसे हर जगह बस चॉकलेट केक ही दिखाई दे रहा था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खरगोश और कछुए की कहानी। इस तरह कछुए ने खरगोश को बड़े ही धीरज के साथ हराया। सब अपना होमवर्क सबमिट कर दो और जिन्होंने नहीं किया है वो यहीं रुककर अपना होमवर्क पूरा करें। कृष्णा रुको, ये क्या मजाक है? क्या हुआ मैम? सवाल है 2+2। तुमने जवाब लिखा है चॉकलेट केक। 15 अगस्त 1947 को भारत ने चॉकलेट केक का झंडा फहराया था। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा चॉकलेट केक की बरसात होती है। ये सब क्या है कृष्णा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो क्लास में बैठकर अपना होमवर्क पूरा करो। कृष्णा ने आखिरकार अपना होमवर्क पूरा कर ही लिया और घर की ओर दौड़ पड़ी। माँ, चलिए केक बनाते हैं। पहले जाकर अपना स्कूल ड्रेस तो बदलो। नहीं, पहले केक बनाते हैं। केक बनाने की दूसरी शर्त है स्वच्छता। चलो जाओ। देखो माँ, मैंने कपड़े बदल लिए। चलो केक बनाते हैं। केक बनाने की तीसरी शर्त है केक के लिए जरूरत की चीजों को लाना। अरे, चलो जाओ, जल्दी से सामान लेकर आओ। कृष्णा अपनी मम्मी से केक बनाना सीख रही थी और वो जल्दी जल्दी हर एक चीज बोल में डालती जा रही थी। उसने केक को पूरा बना ही लिया। अवन के डायल को पॉइंट 1 पर करके छोड़ दो और 30 मिनट में केक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मैं अवन का तापमान बढ़ा दूं, तो केक सिर्फ 30 सेकंड में तैयार हो जाएगा। मेरा चॉकलेट केक। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मैंने जल्दबाजी
जल्दबाजी में अवन का तापमान बढ़ा दिया और केक का ये हाल हो गया। ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कृष्णा। चॉकलेट केक। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए आज सुबह ही मैंने ये केक बनाकर रख दिया था। लेकिन अगर तुम्हें ये केक खाना है तो एक और शर्त है, किचन तुम्हें ही साफ करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस केक के लिए तो मैं कोई भी शर्त पूरी कर सकती हूँ। तो इस तरह चॉकलेट केक के जरिए कृष्णा ने धैर्य रखना सीख ही लिया। अंगूठियों का पेड़। नन्ही अंजलि को उसकी पिछली सालगिरह पर गांव से उसकी नानी ने तोहफे में एक सोने की अंगूठी भेजी थी। कितनी सुंदर अंगूठी है। मैं तो इसे दिन रात पहने रखूंगी। नहीं अंजलि, तुम अभी बहुत छोटी हो और ये सोने की अंगूठी बहुत महंगी है। अगर गलती से ये तुमसे गुम हो गई तो क्या ये अंगूठी कभी नहीं पहनने दोगी मुझे? ऐसा मैंने कब कहा? छुट्टियों और त्योहारों के दिन या कभी कहीं घूमने जाएंगे तो मैं तुम्हें ये अंगूठी दे दूंगी, पर बाकी समय अंगूठी तिजोरी में ही रहा करेगी, ठीक है? मेरी अच्छी बच्ची। अंजलि को मम्मी की बात समझ में आई और वो मान गई, पर अक्सर उसे लगता था कि काश उसे वो खूबसूरत अंगूठी हर समय पहनने को मिल जाती। एक छुट्टी के दिन अंजलि के मम्मी पापा ने सोचा कि अंजलि को शहर के दूसरे कोने का एक बड़ा बगीचा दिखा लाएं। पिछली बार जब अंजलि को उस बगीचे में लेकर गए थे तब वो गोद में थी और उसे उस बार का कुछ याद नहीं था। इसलिए इस बार बगीचा देखने के लिए अंजलि बहुत ज्यादा उत्साहित थी। उसकी खुशी का एक और कारण था। जैसा कि मम्मी ने वादा किया था, आज अंजलि को उसकी सोने वाली अंगूठी पहनने को मिल रही थी। पर अंजलि, याद है ना, तुम्हें अंगूठी का हर पल ध्यान रखना है, कहीं खो मत देना इसे। बिल्कुल नहीं मम्मी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। बगीचा देखकर अंजलि को बड़ा मजा आया। उसके पापा ने उसे अलग अलग पेड़ पौधों और फूलों के नाम बताए। अच्छा अंजलि, तुम्हें पता है ये पेड़ उगते कैसे हैं? कैसे? बीज से। क्या? बीज तो बहुत छोटे होते हैं, इसमें से इतना बड़ा पेड़ कैसे उग जाता है? पापा ने समझाया कि कैसे जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो मिट्टी, हवा, पानी और धूप की मदद से बीज अंकुरित हो जाते हैं और उसमें से पौधा निकलता है और वो धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। और पेड़ पे फिर वही फल उगते हैं? हाँ। बहुत सारे फल? हाँ, बहुत सारे फल। अरे वाह, ये तो कमाल है। बगीचे की सैर के बाद सब घर लौटे। तो अंजलि की मम्मी ने देखा। अरे अंजलि, तुम्हारी अंगूठी? अंगूठी कहाँ गई अंजलि? वो मैंने कहा था ना, हर पल अंगूठी पर ध्यान देना, और तुमने उसे खो दी।
नहीं मम्मी, कोई नहीं। तो फिर? अरे कहीं उतार के रख दी होगी। नहीं पापा। अरे तो गई कहाँ अंगूठी? अरे हंस क्यों रही हो? मैंने उसे बगीचे की मिट्टी में बो दी। क्या? हाँ, मिट्टी, हवा, पानी और धूप की मदद से अंगूठी अंकुरित हो जाएगी और उसमें से पौधा निकलेगा जो बड़ा होकर पेड़ बनेगा और उसमें बहुत सी अंगूठियाँ उगेंगी। और फिर भले ही एक अंगूठी हमेशा तिजोरी में रहे, मैं हमेशा कोई दूसरी अंगूठी पहन सकती हूँ। और फौरन अंजलि को लेकर वापस बगीचे में पहुंचे। बताओ कहाँ डाली तुमने अंगूठी? डाली नहीं, बोई। हाँ हाँ, पर कहाँ? यहाँ। नहीं नहीं नहीं, शायद वो वहाँ। नहीं, यहाँ भी नहीं। पर आप फिक्र मत करो, जब अंगूठी का पेड़ उगेगा और उसमें अंगूठियाँ उगेंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओफो अंजलि, अंगूठियाँ पेड़ पे नहीं उगती। क्या? पापा ने समझाया कि अंगूठी कोई फल नहीं है कि जिसका बीज अंकुरित होता है या पेड़ बन जाता है। अरे अरे, रोते नहीं अंजलि। मेरी वजह से वो कीमती अंगूठी खो गई। कोई बात नहीं अंजलि, पर तुमने आज एक ऐसा सबक सीख लिया जो कि शायद उससे भी ज्यादा कीमती है। बोलो क्या सीखा तुमने? यही कि अंगूठियाँ पेड़ पे नहीं उगती। एकता की शक्ति। एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे, चतुर, नटखट और चिंपू। वो हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती अटूट थी, इसलिए पूरा जंगल उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करता था। अरे इस बॉल की रफ्तार तो बिल्कुल चीते जैसी थी। अब चीते जैसे जा और फटाफट बॉल लेकर आ। पर बॉल तो तूने मारी थी। लेकिन मेरी तरफ तो बॉल तूने फेंकी, तो बॉल तू हिलाएगा। अच्छा, मैं यूँ कह रहा था जी कि क्यों ना बॉल हम एक साथ ढूंढें। इससे फायदा ये होगा कि बॉल जल्दी मिल जाएगी और वक्त भी बचेगा। अच्छा, अरे ये चतुर कहाँ गया? बॉल लानी पड़ेगी, इसीलिए लगता है छुप गया है। मेरा पापड़ बना दिया तूने, उठ जा। गुब्बारे की तरह उड़ते उड़ते चतुर एक गुफा के बाहर जा गिरा। नटखट और चिंपू भी पीछे पीछे चले आए।
अरे यार, ये कहाँ पर अटक गया मैं? आसमान में उड़ा और पेड़ में अटका। अगर मैं यहाँ उड़कर आया हूँ तो पक्का बॉल यहीं पर आई होगी। पर यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही बॉल। अब तो ले दे के एक ही जगह बची है, गुफा। अरे तो शुभ काम में देरी किस बात की है? जल्दी जाओ और ले आओ। चतुर बड़ी ही बहादुरी से गुफा के अंदर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खाली हाथ लौट आया। अरे भैया, अंदर तो बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े दांतों वाले जानवर हैं। तू फिर से बहाना मत बना। एक बार खुद जाके देख ले, पता चल जाएगा। हाँ तो ठीक है, यही रुको। मैं यूं गया और यूं आया। अरे भाई, क्या हो गया? तूने भी दो दो आंखें और दांत देख लिए क्या? चतुर सच बोल रहा है। देखा 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 देखा, कह रहा था ना मैं। अरे छोड़ो यार, तुम दोनों के बस की नहीं है। अब देखो मैं कैसे लेकर आता हूँ। तीनों मायूस बैठे थे। तभी चतुर को एक तरकीब सूझी। उसने पास से एक चमकीला पत्थर उठाया और सूरज की रोशनी को गुफा की तरफ मोड़ दिया। और फिर क्या, कमाल ही हो गया। अच्छा, मेरी बात सुनो और कान खोल के सुनना। चतुर की चतुराई और नटखट और चिंपू की मेहनत ने मिलकर गुफा के अंधेरे को दूर कर दिया। चिंपू, जल्दी जल्दी। अरे यार, ये इतना वक्त क्यों लगा रहा है? दोस्तों, ये देखो, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो इस तरह तीनों मिलकर गुफा से बॉल निकाल लाए। क्योंकि जब सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाएं, तो एकता की शक्ति ही काम आती है। होशियार शांगपॉन। ये है पूर्वी भारत का नागालैंड प्रदेश, जहां की सबसे अक्लमंद और होशियार हस्ती का घर है ये। जी नहीं, ये उल्लू नहीं, बल्कि इसका मालिक शांगपॉन। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें शांगपॉन की महारत नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक है और जब जो मन करता है वो काम करने लगता है। आजकल शांगपॉन ने कपड़ों की रंगाई का काम शुरू किया है। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करते हैं और उसका धंधा खूब चलने लगा है। इसी गांव में एक सेठ जी रहते हैं, जिन्हें शांगपॉन की होशियारी और शोहरत से बड़ी जलन होती है। आज सेठ जी को एक तरकीब सूझी और वो शांगपॉन के घर आ गए। वो साथ में कुछ गांव वालों को भी लेकर आए हैं, ताकि सबके सामने शांगपॉन को बेवकूफ ही नहीं, बल्कि रंगाई के काम में कमजोर भी साबित कर पाएं। अरे सेठ जी, आप आइए। हाँ भाई शांगपॉन, जरा ये कपड़ा अच्छी तरह से रंग देना। क्या है कि तुम्हारी रंगाई की तारीफ बहुत सुनी थी, इसीलिए आया हूं। जरूर सेठ जी, कहिए इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तुम इसे
हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी के अलावा कोई भी रंग हो तो उसमें रंग सकते हो। सेठ जी और दूसरों की शक्लों से अब शांगपॉन समझ गया है कि सेठ जी उसे नीचा दिखाने के इरादे से आए हैं। लेकिन शांगपॉन ठहरा शांगपॉन। हो जाएगा सेठ जी। सेठ जी और बाकी लोग हैरान हैं कि आखिर शांगपॉन को ऐसा कौन सा रंग पता है जो सभी रंगों से अलग है। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप गए नहीं? अब मैंने कहा ना, रंग दूंगा मैं इस कपड़े को। अच्छा, ठीक है, तो इसे लेने मैं कब आ सकता हूँ? 1 मिनट, अभी बताता हूँ। हाँ, एक काम कीजिए सेठ जी, इसे लेने आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार छोड़ के किसी भी दिन आ जाइएगा। सभी को शांगपॉन की होशियारी की तारीफ करते देखकर सेठ जी झेप गए हैं और लीजिए चुपचाप यहां से खिसक रहे हैं। सेठ जी के कपड़े को शांगपॉन अपने उल्लू की चादर बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सेठ जी अब कभी अपना कपड़ा लेने वापस नहीं आने वाले। मीरा बहन और बाघ। सन 1892 में मैडलीन स्लेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन बाद में वो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर उनके संघर्षों में उनका हाथ बटाने भारत आ गई और मीरा बहन के नाम से जानी जाने लगी। देश की आजादी के 5 साल बाद मीरा बहन ने पहाड़ी उत्तराखंड के गेवली गांव में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आश्रम में रहकर मीरा बहन ने अपना बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बिताया। खाओ कमला, अच्छे से खाओ। तुम ठीक से नहीं खाओगी तो अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाओगी? आहा, जुगनी, मलहम ने अपना काम कर दिया। अब तुम अच्छी तरह उड़ सकती हो। एक जमाने में गेवली गांव के आसपास घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने कारखाने बनवाने और अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया और उन घने जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने वाले बहुत से अभियानों में मीरा बहन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी जंगलों का नुकसान बरकरार रहा। जंगल कटने के कारण अपने भोजन की तलाश में जंगली जानवर मजबूरन जंगल से बाहर निकलने लगे। इसी वजह से मीरा बहन के गोपाल आश्रम वाले गेवली गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। एक रात तो एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डर गए कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी इंसान को ही अपना शिकार ना बना ले। कुछ लोगों ने गोपाल आश्रम जाकर मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। देखो भाई, फिलहाल तो सभी गांव वालों से हर पल होशियार रहने की सलाह ही दे सकते हैं। और तो कुछ सूझ नहीं रहा। पर लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। हमें तो लगता है कि यही ठीक रहेगा। लेकिन
हाँ, बढ़िया है। चलो चलो पिंजरा बनाते हैं। चलो यही होना चाहिए। चलो पिंजरा बनाते हैं। डालो। बाघ को कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना ये थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के घुसते ही वो दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। रात को गांव वाले इत्मीनान से सो गए, इस उम्मीद में कि सुबह तक बाघ पिंजरे में कैद हो जाएगा। लेकिन मीरा बहन को बिल्कुल नींद नहीं आई। हम इंसानों ने जंगल को काटकर इतना छोटा कर दिया कि बाघ के लिए वहाँ खाने को कोई शिकार मिलेगा ही नहीं। वो बाहर गांव नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? लेकिन आज वो आएगा तो पिंजरे में कैद हो जाएगा, बेचारा। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। पिंजरे का दरवाजा तो बंद है। हाँ, ये तो बंद है। लेकिन पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? अरे, और ये कैसे मुमकिन है? अरे पिंजरे में तो बाघ नहीं है। अरे लेकिन पिंजरा बंद है, मतलब बाघ तो अंदर होना चाहिए। अरे बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? और बकरी वो कहाँ गई? मैं बताती हूँ। अरे बहन, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं और इस बकरी को भी बेवजह बलि पर क्यों चढ़ाएं। इसीलिए हम आश्रम वालों ने यहाँ आकर बकरी को छुड़ाया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। मीरा बहन की बात सुनकर गांव वाले चौंके तो जरूर, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने मीरा बहन के इस फैसले को खूब सराहा। आखिर मीरा बहन की तरह जानवरों, जंगलों और पर्यावरण की रक्षा करना उनका अपना भी तो कर्तव्य था। सबने उस दिन प्रण लिया कि मीरा बहन की तरह वो भी जंगलों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की लड़ाई को और मजबूत करेंगे, ताकि जंगली जानवरों को भोजन के लिए मजबूरन अपने घर यानी जंगल को छोड़कर बाहर ना निकलना पड़े। सुरक्षा की शिक्षा। आनंद वन नाम का एक समृद्ध जंगल था। वहाँ के प्राणी बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जीते थे, लेकिन उनके बीच एक शैतान दिमाग था। ओ बल्ले ओए, आज तो पेट फूलने तक मैं खाना खाऊंगा। हाँ हाँ भालू दादा, आज पेट भर के खाना और कल मेरे क्लिनिक आ जाना। ये दवाई जरूर काम करेगी। अरे भालू दादा, आप यहाँ? सब कुशल मंगल तो है ना? अब तुहानू क्या बताऊं डॉक्टर साहब जी, सुबह से ना कुछ कुशल है ना कुछ मंगल है। आप चिंता मत करो, डॉक्टर लोमड़ी की दवाई खाते ही बड़ी से बड़ी बीमारी जंगल पार हो जाती है। डॉक्टर लोमड़ी का लालच समय के साथ और बढ़ रहा था। वो आए दिन किसी न किसी को अपने जाल में फंसाने लगा। लो, मिल गए नए ग्राहक। डॉक्टर लोमड़ी क्या दिमाग लगाया है। हमारे क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर लोमड़ी का ये खुफिया प्लान कामयाब हो रहा था। उसके क्लिनिक के बाहर मरीजों की लाइन बढ़ती ही जा रही थी। अरे बाबा, तुम ठीक तो हो ना बंकू? क्या बताएं बाबू मोशाय, लगता है इस जंगल पे कोई बुरा साया है। ऐसा क्या हुआ? बंकू ने अपनी आप बीती पांडा को बताई। ये सुन के पांडा सोच में पड़ गया। ये बुराई का साया नहीं, लापरवाही की माया है। मतलब? वक्त आने पर तुम भी सीख जाओगे।
दुर्घटना से देर भली, सुरक्षा से समस्या टली। पांडा जंगल को बचाने के मिशन पर निकल पड़ा। बाय बाय। उसकी बहादुरी से जैसे चमत्कार हो गया। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर लोमड़ी की दुकान ठप पड़ गई और वो इसका हल ढूंढने में लग गया। इस पांडा ने सारा धंधा चौपट कर दिया है, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। अरे ओ पांडा भैया, हाँ? नदी के पार जाना है क्या? आओ हम छोड़ देते हैं भैया। कोई बात नहीं, थोड़ी ही दूर एक पुल है, मैं वहाँ से चला जाऊंगा। अरे भैया क्यों वक्त बर्बाद करते हो, अपनी तो घर वाली बात है, आ जाओ आ जाओ। ना ना, दुर्घटना से देर भली। मतलब हम पर भरोसा नहीं है क्या? अरे क्या आपने तो 1 मिनट में पराया कर दिया हमको। अच्छा चलो तो फिर। मेरा धंधा डुबाने चला था, अब डूब गई ना नैया। शायद तुम जानते नहीं, पर मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे भैया कसम बनाने वाले की मैं तो मजाक कर रहा था। ओरे बाबा, देखा क्या कहा था मैंने? दुर्घटना से देर भली, सुरक्षा से समस्या टली। ये कहानी है शांति नगर की। शांति नगर एक सुंदर और शांत गांव है। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस गांव का एक घर सबके खास पसंद का है। यहाँ रहते हैं खान सामा काका। सब लोग इन्हें प्यार से शेफ काका कहते हैं। आज शेफ काका के यहाँ दावत है। खुशबू है। उनकी रसोई के पकवान की सुगंध सबको इनके यहाँ खींच लाती है। ऐसी दावत इनके यहाँ रोज होती है। शेफ काका के हाथों पे जादू है। शेफ काका को लोगों जितना ही जानवरों से भी लगाव है और उनके साथ रहती है डॉली, एक प्यारी सी बिल्ली। धन्यवाद शेफ काका, आपका बनाया खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आपके जैसे इस गांव में तो कोई है ही नहीं। शुक्रिया डॉली, आज के फल बड़े ही स्वादिष्ट थे। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे आपकी हेल्प करना बहुत पसंद है। अगली सुबह हर दिन की तरह डॉली जंगल की ओर निकलती है। ये उसका सबसे पसंदीदा काम है। वो अपनी साइकिल लेकर जंगल की ओर बढ़ती है। रास्ते में अगर उसे फल के पेड़ दिखे तो वो वहाँ से फल तोड़कर अपनी टोकरी में बटोरती है। साथ ही पड़ोस की नदी से मछलियाँ भी पकड़ लेती है। मगर उस दिन एक लालची कुत्ते की नजर उस पर पड़ी, जिसका नाम है भूरा, जिसे खाना चुराने के कारण पड़ोस के गांव से निकाल दिया गया था। अरे वाह, इतना सारा खाना, जरा देखो तो सही, ये इतना खाना लेकर जा कर रही है। भूरा उसका पीछा करने लगता है।
छिपते छिपाते बचते बचाते शेफ काका के घर तक पहुंच जाता है। वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जैसे ही शेफ काका के खाने की खुशबू उसकी नाक तक पहुंचती है, उससे रहा नहीं जाता। शुक्रिया डॉली। शेफ काका, कल मैं और स्वादिष्ट फल लाऊंगी। अफसोस, भूरा को खाली हाथ लौटना पड़ता है। जाते जाते वो डॉली से दोस्ती करने का प्लान सोचने लगता है। ये डॉली तो बड़े काम की दिखती है। अगर इसके साथ दोस्ती कर ली तो मेरी खाने की समस्या खत्म हो जाएगी। इन्हें भी मैं ही मिला था। अब डॉली के आने से पहले इसे साफ करना होगा। भूरा नदी की तरफ जाता है। जब तक वो लौटता है, डॉली वहां से जा चुकी होती है। भूरा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने शातिर दिमाग से दूसरी तरकीब सोचता है। अरे, क्या तुम ठीक हो? हाँ। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? धन्यवाद, मुझे शांति नगर जाना है। तुम सचमुच एक बहुत अच्छे डॉग हो। मेरा नाम डॉली है। और तुम्हारा क्या नाम है? भूरा। अरे वाह, तुम आ गई डॉली। फल लाने के लिए धन्यवाद। पर ये कौन है? ओह, ये भूरा है। इसने जंगल में मेरी मदद की। नमस्ते शेफ काका, मैं भूरा हूँ। आपके बारे में तो बहुत सुना है। नमस्ते भूरा, क्यों ना तुम आज रात की दावत में आ जाओ? हाँ, क्यों नहीं? रात होते ही दावत की शुरुआत होती है। शेफ काका खाना लेकर आते हैं। सुबह की बहादुरी के लिए शेफ काका सबसे पहले खाना भूरा की थाली में परोसते हैं। खाना देखकर भूरा से रहा नहीं जाता। शेफ काका के पलटने से पहले ही वो खाना सफा चट कर जाता है। शेफ काका फिर खाना लाते हैं और फिर से वो सारा खाना चट कर जाता है। वो
इतना खाना खाता है कि उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ओह, अरे वाह, ये खाना तो लाजवाब है। तभी भूरा को नई करतूत सूझती है। अगली सुबह जब डॉली जंगल में जाने की तैयारी करती है, भूरा तब तक सो ही रहा होता है। भूरा उठो, चलो जंगल से फल लेने जाना है। मैं नहीं आ सकता। पर क्यों? वो कल खाना ज्यादा हो गया तो पेट खराब है। ओह ठीक है, तुम आराम करो, मैं ही चली जाती हूँ। डॉली के जाते ही भूरा अपनी करतूतों पर उतर आता है। वो रसोई में रखे खाने की चीजें एक के बाद एक चट करने लगता है। उसका सारा ध्यान खाने में रहता है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। भूरा, ये तुमने क्या कर दिया? वो रात की दावत का खाना था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतना जल्दी कैसे आ गईं? वो तो मैं फिशिंग रॉड भूल गई थी, इसलिए वापस आ गई। माफ कर दो मुझे। शेफ काका को भूरा की इस हरकत से बहुत दुख होता है। वो लालची भूरा को सबक सिखाने के लिए रोज सुबह जंगल से सामान लाने की सजा देते हैं, ताकि उसे पता चले कि इस काम में कितनी मेहनत लगती है। तो बच्चों, भूरा की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। अप्पुटन और पहलवान। दक्षिणी भारत के केरल प्रदेश में अप्पुटन नाम का एक आदमी रहता था। पूरे गांव में अप्पुटन बाबू अपनी अक्लमंदी और होशियारी के लिए मशहूर थे। क्या बात है पहलवान जी, भरी दोपहरी में जम के कसरत हो रही है। और नहीं तो क्या, ताकत के बिना अक्लमंदी और होशियारी का क्या काम। सही बात है पहलवान जी, जैसे अक्लमंदी के बिना ताकत का क्या काम। अच्छा जी, तो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे पहलवान जी। अरे रुको अप्पुटन, तुम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो ना? अरे वाह, बिना कहे जान गए आप तो। वैसे एक बात कहूँ, आप भी कम होशियार नहीं हैं। अरे रहने दो अप्पुटन, देखो तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में अधिक है। अच्छा, और ये मैं कैसे मान लूं? क्यों, तुम्हें शक है? शक की बात नहीं है पहलवान जी, पर कोई सबूत हो तो मानूं। अच्छा चलो ये बता दो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? अरे कितनी है का क्या मतलब? बस बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा ताकत है। अरे तुमसे तो कहीं ज्यादा है। अरे फिर भी कुछ तो हिसाब होगा। अब देखिए ना, आप मेरे गधे को ही देख लीजिए।
इसमें इतनी ताकत है कि एक बार में 70 किलो का वजन ढो सकता है। हाँ, वो भी बिना थके। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी 70 किलो की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मतलब आप में गधे जैसी ताकत है? अरे गधे को छोड़ो, मैं तुमसे तो कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, आइए मेरे साथ, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। आइए आइए। हाँ, चलो, पर चलना कहाँ है? अप्पूटन बाबू पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गए। अच्छा तो पहलवान जी, जरा इस रुमाल को उस दीवार के पार फेंक कर दिखाइए। अप्पूटन, शायद तुमने सुना नहीं, मैं 70 किलो की चट्टान को एक रुमाल। अरे मैं 70 किलो की रुमाल। अरे मैं 70 रुमाल दीवार के बाहर। पहलवान ने रुमाल को दीवार के बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन रुमाल चूंकि हल्का था, वो हवा में गोते खाकर ज्यादा दूर नहीं जा पाया। पहलवान जी, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश कर लीजिए। क्या हुआ पहलवान जी, नहीं फेंक सकते ना दीवार के बाहर? हैं? अब मेरी ताकत देखो। अप्पूटन बाबू ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा। पहलवान जी, ध्यान से देखना। और उसे दीवार के पार फेंक दिया। देखा? और इस तरह होशियार अप्पूटन बाबू ने पहलवान को दिखाया कि अकल का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो अपनी जरा सी ताकत का भी पूरा फायदा उठाया जा सकता है। और अप्पूटन बाबू की होशियारी का ये किस्सा भी मशहूर हो गया। सलाम। सलाम। जीते रहो। सलाम। सलाम। मुल्ला जी। हाँ बरखुरदार। मैंने सुना है आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। हाँ, सोच तो रहा हूँ। क्या आपको पता है, अगर आप जीत गए तो आपको गरीबों की खूब सेवा करनी पड़ेगी। बिल्कुल करूँगा। अगर आपके पास 2 बंगले हों तो उनमें से एक दान में देना पड़ेगा। दे दूंगा। 2 गाड़ियां हों तो एक दान में देनी पड़ेगी। मैं जरूर दूंगा। 2 टोपियां हों तो एक दान में देनी होगी। अब आप फिर तो रहने ही दो, नहीं लड़ता मैं चुनाव वनाव। अरे पर क्यों, क्या हुआ मुल्ला जी? बात ये है बरखुरदार कि मेरे पास बंगला भी एक है और गाड़ी भी, लिहाजा दान करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन टोपियां मेरे पास 2 हैं। ये हैं प्रश्नोत्तर प्रदेश के सवालगंज जिले के जवाब नगर वाले मुल्ला चश्मुद्दीन, जिनके एक से एक मजेदार किस्से पूरे इलाके में मशहूर हैं।
एक दिन मुल्ला जी के यहाँ उनके बड़े पुराने दोस्त जमाल साहब पधारे नौलखाबाद से। अरे जमाल साहब, अरे कब आए, कैसे हैं? अरे भाई मैं तो ठीक हूँ मुल्ला, तुम अपनी सुनाओ। बरसों बाद मिलने पर दोनों दोस्त बड़े खुश थे। कुछ देर गपशप करने के बाद मुल्ला जी बोले, चलो दोस्त, तुम्हें अपने मोहल्ले में घुमाता हूँ, आओ। अरे नहीं नहीं मुल्ला, मैं तो भाई घर में ही ठीक हूँ। अरे चलो ना, अपने कुछ पड़ोसियों से मिलवा दूं। अरे नहीं नहीं, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अरे बस इतनी सी बात है। मुल्ला चश्मुद्दीन ने तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकलवा कर दी। लो, इसे पहन लो, इसमें तो खूब अच्छे लगोगे हैं? सब देखते रह जाएंगे। अचकन तो बहुत गजब की है भाई। हाँ? शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर चश्मुद्दीन पड़ोसी के घर गए। राम राम कुंज बिहारी जी। अरे सलाम, कहिए कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस अपने पुराने दोस्त से आपको मिलवाना था। जी सलाम। सलाम सलाम, आइए आइए। ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ। है कि नहीं जमाल साहब? ये अचकन मेरी है कि नहीं, बताइए। अच्छा अच्छा, क्या पीजिएगा, चाय शरबत या? जी नहीं, हमें कहीं जाना है, चलो मुल्ला चलते हैं। अरे जमाल साहब, अरे सुनो, तुम एकदम से चले क्यों आए? कुंज बिहारी जी मेरे पुराने पड़ोसी और बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तो सोचा था कि बैठकर गपशप मारेंगे। अरे हद होती है मुल्ला, क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? अब तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास तो पहनने को कपड़े ही नहीं है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माफ करना दोस्त, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। चलो तुम्हें और पड़ोसियों से मिलवाता हूँ। चलो भी। सत श्री अकाल करतार सिंह जी। अरे मुल्ला जी, सलाम। बाजी, जमाल साहब से मिलिए। ओ जी सलाम जमाल पाजी। जी सलाम सलाम। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी है। अरे मुल्ला, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? अरे तुम ही तो चाहते थे ना कि ये किसी को ना बताऊं कि अचकन तुम्हारी नहीं है, हैं? अरे लेकिन पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। हेलो मिस्टर जोसेफ। हेलो मुल्ला जी, सलाम सलाम। मिस्टर जोसेफ, इनसे मिलिए। ये हैं मेरे पुराने दोस्त जमाल साहब। हेलो जमाल साहब, हेलो। हेलो। और हाँ मिस्टर जोसेफ, जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है ना मुल्ला। हाँ तो मिस्टर जोसेफ, मैं ये कह रहा था कि ये जो अचकन इन्होंने पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। शेखीबाज मक्खी। पूरबगढ़ प्रदेश के उत्तर में
एक हरा भरा जंगल है जिसका नाम है चंचल वन। चंचल वन में तरह तरह के जानवर, पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। एक दोपहर की बात है, नरम नरम धूप थी, हल्की फुल्की हवा चल रही थी और जंगल के राजा शेर महाराज अपनी गुफा के बाहर खर्राटे मारते हुए सो रहे थे। क्या बदबू है? लगता है शेर महाराज ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया। आज तो मैं यहीं पर डेरा जमा लेती हूँ। अरे कौन है? महाराज, मैं हूँ। यहाँ यहाँ, अरे ऊपर ऊपर ऊपर। अरे यहाँ यहाँ। जा यहाँ से, सोने दे मुझे। अरे आप सोते रहिए ना, मैं क्यों मना कर रही हूँ। मैं तो बस एक बार कहा समझ में नहीं आता तुझे? अभी के अभी फुर हो जाए यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगा। क्या? छी 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 छी। क्या हुआ? छी छी छी। अरे हुआ क्या? अभी आपने क्या कहा? मुझे जान से मार डालोगे? हाँ? छी 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 छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। छी 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 छी। तेरी ये मजाल मक्खी! एक तो नींद से मुझे जगा दिया, ऊपर से तमीज सिखा रही है मुझे। छी छी, फिर वही भाषा। देख, चुप हो जा वरना। वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? हैं? हिम्मत है तो आओ ना, लड़ो मुझसे। अभी बताता हूँ। मारो मुझे। मक्खी दीदी शेर महाराज के शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठती, फिर उड़ जाती, फिर बैठती, फिर उड़ती, और शेर महाराज उसे पंजा मारने की कोशिश में खुद ही को चोट पहुंचाते गए। मक्खी दीदी, दया करो, अब तो मुझे छोड़ दो। मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। रास्ते में मिस्टर हाथी बगल से गुजरे तो अचानक मक्खी दीदी को आया गुस्सा। ए मिस्टर हाथी! हाँ जी। मुझे देखा नहीं क्या तुमने? जी हाँ, देखा ना। क्यों, क्या हुआ? देखा तो मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? हाँ, ओए, अरे प्रणाम करो मुझे, प्रणाम। मैं अभी अभी जंगल के राजा शेर को हरा के आ रही हूँ। क्या बोल रही है? यकीन नहीं आता तो जाके पूछो शेर से। ओए, अब इस पगली मक्खी से कौन बहस करेगा? जाओ पूछो ना। ओ नहीं नहीं, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? तो इसलिए अब से जंगल में मेरा राज चलेगा। ओ हाँ हाँ, बिल्कुल जी। तो करो ना प्रणाम मुझे। बड़ी शेखी बघार रही है। पहले शेर महाराज को परेशान करके हराया और अब मिस्टर हाथी से भी सलाम बजवा रही है। इस मक्खी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे ओ लोमड़ी बेगम। कहिए। अरे मक्खी दीदी, कैसी
देखा ही नहीं आपको। तो अब तो देख लिया ना? जी हाँ, दोनों आँखों से देख लिया। तो चलो मुझे सलाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर और सबसे बड़े जानवर मिस्टर हाथी को हरा दिया है। क्या बात है, मक्खी दीदी तक मेरा सलाम पहुँचे। मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि अगर किसी का इस जंगल पर राज करने का हक है तो वो मक्खी दीदी हैं। और आज देखिए आपने ये बात साबित भी कर दी। अब पर क्या करें, कुछ लोग अब भी नहीं मानते। कौन नहीं मानता? जी, कौन है जो नहीं मानता कि मुझे जंगल पे राज करने का हक है? वो रहने दीजिए। मैंने पूछा कौन है? झील के किनारे पेड़ पे जो मकड़ी रहती है ना, हाँ हाँ, वो हमेशा आपकी बुराई करती रहती है। क्या? मैं तो कहती हूँ आपको जाके खबर लेनी चाहिए उस मकड़ी की। अरे ओ मकड़ी! मक्खी दीदी? दीदी की बच्ची, तू मेरे पीठ पीछे मुझे गाली देती है? क्या मैं ऐसा कहती हूँ? अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे रे दीदी, संभल के। लोमड़ी बेगम की चाल कामयाब हुई। उन्होंने जानबूझकर मक्खी दीदी को मकड़ी के खिलाफ भड़काया था ताकि वो उस पे हमला करने की कोशिश में उसके जाल में फंस जाए। उस दिन मक्खी दीदी को सबक मिल गया। उसके बाद उसने ना तो कभी किसी को तंग किया, ना बेइज्जती की और ना ही किसी के सामने कोई शेखी बघारी। लोमड़ी बेगम की तरकीब से शेखीबाज मक्खी हमेशा के लिए सुधर गई।